जय हिंद साथियों, वेलकम टू दी एचआरएस शो। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ शाहीन के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टोरीज रिमार्केबल हैं और अपने आप में लेगेसी है। कैसे इन लोगों ने अपना सफर फ्रॉम ड्रॉप आउट्स, फ्रॉम चैलेंजेस, फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट हु स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर स्टडीज, वहां से ये लोगों ने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन में अब दाखिल हो गए हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। और जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो लोग इस बारे में बड़ी मेहनतें करते हैं और बड़े सारे लोगों का ये ख्वाब होता है जो इन्होंने पूरा कर दिखाया है। तो आइए देखते हैं इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनकी ऐसी उम्मीदें जो नामुमकिन को ऊपर वाले ने इनके लिए मुमकिनात में तब्दील कर दिया। तो आपकी मुलाकात कराते हैं बीदर शाहीन के कुछ बेहतरीन शाहीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका इस्तकबाल है हमारे दी एचआरएस शो पर। हम शुरुआत करते हैं सीधे हाथ से, तो आप अपना नाम बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ अस अबाउट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अली इकबाल। मैं शाहीन कॉलेज से नीट की तैयारी करने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह एम्स भोपाल में 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। और आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद सिबगतुल्लाह है। मैं शिमोगा से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी यूनानी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। शाहीन से मैंने PUC कंप्लीट किया एंड देन मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए मार्केटिंग कंसल्टेंट एट इनवीडियो AI। माशाल्लाह जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बरकतुल्लाह है। मैं जमशेदपुर टाटा नगर का रहने वाला हूँ। मैं शाहीन में AICU में दाखिला लिया था। उसके बाद 9th 10th 11th 12th करने के बाद नीट की तैयारी में मसरूफ़ था। अब इंशाल्लाह BDS कॉलेज में एडमिशन लेने का इरादा है। अरे वाह, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself Mohammed Neamatullah Ismail, son of Mufti Abdul Malik Misbahi from जमशेदपुर। जस्ट मैंने अभी जून में अपना BPT कंप्लीट किया है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और अगस्त में इंशाल्लाह मेरी इंटर्नशिप है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से। माशाल्लाह। शेख, आप कब ज्वाइन करे थे स्कूल? शाहीन कब आप ज्वाइन करे? स्टोरी क्या है आपकी? जैसा बचपन में रेगुलर स्कूलिंग किया था मैं 5th तक फ्रॉम विजडम इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर। तो उसके बाद घर में ही ख्वाहिश हुई कि हिफ्स करवाते हैं, तो मैं ड्रॉप आउट किया स्कूल से। तो तकरीबन 3-4 साल हिफ्स के लिए लग गए। तो उसके बाद 10th कंप्लीट किया था। तो उसके बाद पता चला कि शाहीन में ऐसा डिज़ाइन किया गया है कुछ कोर्स उफ़ास के लिए जिसमें बेसिक से पढ़ा के तैयारी करवाते हैं आपको नीट की। तो मैं इधर एडमिशन लिया। तो 11th 12th मेरा नॉर्मल ही गया था क्योंकि मैं उतना 6 to 9 गैप हुआ था मेरा। तो मेरा इरादा यही था कि 12th पास कर लूँ और उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह कहीं कुछ कर लूँ। तो शाहीन में अल्हम्दुलिल्लाह इधर की मेहनतों की वजह से मेरा 97% आ गया था। अच्छा, 12th में आप 97% लाए? थियरी में। अच्छा जी। तो घर पे ही बोले कि इतना अच्छा परसेंटेज आने के बाद इंजीनियरिंग तो नहीं करने देंगे, आपको जाना पड़ेगा ऊपर शाहीन। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ बेसिक्स जो ASU में पढ़ाते हो हाई स्कूल के लेवल के, तो प्री नीट एक कोर्स जो अब डिज़ाइन हुआ है, तो उसमें 6 से 10 तक का NCERT पढ़वाते हैं आपको साइंस, जो पूरा बेसिक रहता है नीट के लिए। तो लॉकडाउन में मैंने वो कंप्लीट किया पहले। तो उसके बाद फिर से वापस आने के बाद खरीद सर से बात हुई, तो वापस फिर से 11th में जाके बैठा था मैं आफ्टर बात। मतलब 12th होने के बाद फिर से 11th? जी ओके। क्योंकि एक बच्चा ऐसे ही सेम करके गया था और रिपीटर्स में काफ़ी स्पीड ज़्यादा रहती है, तो अपन मैचअप नहीं कर पाते जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मैंने फिर से बेसिक पढ़ा और 11th में किया और 12th कंप्लीट किया। उसके बाद आई स्कोर्ड अराउंड 680 आउट ऑफ 720। तो राइट नाउ आई गॉट अ सीट इन एम्स भोपाल। तो अभी आप कहाँ पर हैं? एम्स भोपाल में MBBS कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो एम्स भोपाल में है जी जी। अमेजिंग। स्ट्रगल्स क्या रहे हैं इसमें? स्ट्रगल्स यही थे कि जैसे अपन इधर आए थे नए नए बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हुफ़ाज़ हो, तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स पे भी होता है कि समझ नहीं आ रहा है। मेन वही चीज़ रहती है कि सभी का प्रॉब्लम, अपन मेहनत बहुत कर रहे हैं, शाहीन में मेहनत करवाते हैं बच्चों को, मगर समझ नहीं आ रहा है।
तो बच्चों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि तुम्हारा जो पहले का बेसिक छूटा हुआ है वो मेन रीज़न है जो अभी का समझ नहीं आ रहा। बच्चे सोचते हैं कि अभी का सिलेबस पे मेहनत कर लेंगे तो शायद समझ आ जाएगा। तो मुझे 2 साल का थियरी पढ़ने के बाद थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मुझे लिटरली 6 के टेक्स्ट बुक्स पढ़ना पड़ेगा पहले, ताकि नीट क्रैक कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद 2-3 साल पहले इधर भी प्री नीट स्टार्ट हुआ है, जिसमें यही 6 से 10 तक का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि 11-12 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ही मेन बेसिक रहते नीट के लिए। तो अगर वो बेसिक आपको आ गया तो आगे आपकी मेहनत पे डिपेंड रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि समझ नहीं आ रहा, समझ में तो काफ़ी आएगा, बस मेहनत करो इंशाल्लाह, उसके बाद हो जाएगा। अब मेडिकल में कितने लोग हैं यहाँ पे टेबल पे? आप एक हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, तो आप चारों जो है वो मेडिकल में पहुंचे हुए हैं। आपकी स्टोरी क्या है? माइक मैं बचपन में सेकंड थर्ड तक स्कूल गया था डीएवी पब्लिक स्कूल में। उसके बाद मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं, तो इसलिए मदरसे में एडमिशन कराया गया। उधर हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद जब मैं आखिरी साल में था तो कदीर सर का एक दौरा हुआ था जमशेदपुर में। तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब को शाहीन के बारे में मालूम चला कि हुफ़ाज़ के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है वहाँ पे एआईसीयू का। वहाँ से अगर ड्रॉप आउट रहे तो उनको चंद महीने तैयारी करवा के 9th में 10th में बैठने के काबिल बना देते। तो वहाँ से मेरे अब्बू की ख्वाहिश हुई कि शाहीन में दाखिला करवाएंगे। तो 2018 में मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद दस्तारबंदी के बाद मुझे ईद के बाद यहाँ पे ला के रख दिए थे शाहीन में। तो यहाँ आया था, उस टाइम पे मैं सेकंड थर्ड तक पढ़ा था, सब कुछ भूल गया था मुझे। अच्छा, स्कूल के पूरा हाँ, जीरो हो गया था। ABCD वगैरह भी एकदम भूल गया था। फिर यहाँ पे आया, एआईसीयू में कुछ दिन बैठा, वहाँ पे ABCD से पूरा स्टार्ट करके 1 महीना वैसा चला। तो मुझे मैथ्स, साइंस और ये इंग्लिश वगैरह तो समझ में आने लगी थी, लेकिन मेरे लिए मेन चैलेंज ये था कि मुझे कर्नाटका बोर्ड से बोर्ड एग्ज़ाम लिखना था, तो मुझे कन्नड़ लैंग्वेज भी सीखनी थी। तो वो सीखने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन एआईसीयू में 2-3 महीने रह के कोशिश करा तो अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। उसके बाद 9th में बैठा, उसके अगले साल 10th का बोर्ड एग्ज़ाम लिखा, उसमें ओवरऑल परसेंटेज 86 थी और अल्हम्दुलिल्लाह कन्नड़ में भी 75% से अबव थी। वो 2 साल के अंदर सीखे थे लैंग्वेज पूरे बेसिक से। उसके बाद 11th-12th इधर ही कंटिन्यू करा शाहीन में। 12th में पीयूसी में 84% के साथ ये पास किया था फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद फिर नीट की तैयारी करके अब काउंसलिंग चल रही, इंशाल्लाह बीडीएस में एडमिशन लेने का इरादा है। क्या बात है। रेगुलर बच्चे 70-60% पे आना ही बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो आप लोग एक मैजिकल पोर्शन के साथ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी सरप्राइजिंग। एक तो उनका स्टेट लैंग्वेज है भी नहीं और फिर भी वो मेहनत करके मोर देन 75 उसमें स्कोर करते हैं, तो जाहिर सी बात है। और फिर इतने लंबे जो है एकेडमिक गैप के बाद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के केस में। आपकी स्टोरी क्या है भाई? मेरी मैं 4th तक कन्नड़ा मीडियम से गुलबर्गा में स्कूल गया था। जी। देन उसके बाद बीदर आया हाफिज़ कुरान बनने के लिए। मैंने हिफ्ज़ कंप्लीट किया और एग्ज़ाम तो चलते रहते थे, एग्ज़ाम होते गए। देन उसके बाद 10th में डायरेक्टली एग्ज़ाम दिया और पास भी हो गया, बट मेरे पास कुछ बेसिक नहीं था। तो पास हो गए आप? पास हो गया, साइंस भी नहीं, इंग्लिश, इवन इंग्लिश भी नहीं आता था। देन फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे खदीर सर के कि हाफिज़ बच्चों के लिए एआईसीयू का एक नेम से कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो खदीर सर का नंबर रहता था उसमें, तो मैं कॉल किया तो खदीर सर बोले आप आ जाओ शाहीन बिदर को। देन फिर आया मैं, फिर मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद प्रॉब्लम ये था, मैथ्स मुझे समझ में ही नहीं आता था बिल्कुल भी। मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ। तो यहाँ के जो सर है नसीर सर, जो भी एआईसीयू के जो भी लेक्चरर थे, टीचर थे, वो बेसिक से पूरा कवर करें।
लाइक एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसा होता है, प्लस कैसा करता है, माइनस कैसा करता है। देन फिर ग्रुप में जो स्टूडेंट थे वो लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट करे एक दूसरे को। मुझे समझ में ना आता तो अली कुछ मुझे सपोर्ट करता था, अगर अली बिजी रहा तो न्यामत या फिर दूसरे लोग सपोर्ट करते थे, तो वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, अली और नेमत कौन कौन है? नेमत, अच्छा, तो ये आपके साथी थे, जी, सपोर्ट करते। सपोर्ट करते थे। और स्टार्टिंग में लगा कि नहीं होगा मुझसे नहीं होगा। देन फिर हम लोग ग्रुप में थे, तो ग्रुप में एक कोई डिमोटिवेट होता तो दूसरा उसको मोटिवेट करते हैं, करता था। तो ऐसे ही जर्नी चलते गई। जबरदस्त, जी अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छा। बहुत अच्छा। वैसे तो मैं हाफिज़ आलिम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो पहले आपका हिफ्ज हुआ, जी हिफ्ज़ होगा, फिर आलिम कोर्स हुआ है। उसके बाद आप एकेडमिक। जी आलिम। ओके, वैसे तो इफ़ला मैं शिमोगा से ही पढ़ा हूँ मैं। सेकेंड स्टैंड में शरारत ज़्यादा करने की वजह से मुझे मदरसे में डाल दिया गया था, लेकिन हिफ्ज़ में जो है अचानक बहुत तेज़ी के साथ मैं हिफ्ज़ कर लिया, 2 ढाई साल में हिफ्ज़ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दौर मुकम्मल होने के बाद मैं चाह रहा था मेडिकल फील्ड में मतलब स्कूल वापस जाएँ, लेकिन घर वालों ने कह दिया कि इस हाफ़िज़ा अच्छा है तो मदरसे में डाल देते हैं आलिम कोर्स के लिए। आलिम कोर्स को डाल दिए मुझे, और 1-2 साल पढ़ने के बाद मेरा मन बिल्कुल आलिम कोर्स से ये हो गया, नहीं मैं स्कूल वापस जाऊँगा। उसके लिए मैं काफ़ी कोशिश भी किया, लेकिन तक होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो मसला ये हुआ कि आलिम कोर्स चल ही रहा था, और मुझे जैसे भी जब भी मैं बोलता घर में कि मुझे आलिम कोर्स नहीं जाना है, कुछ ना कुछ करके मेरे को जो है दूसरों से नसीहत वगैरह करवा के वापस छोड़ देते आलिम। 3-4 साल ऐसे ही हो गए। सडन मेरे वालिद मेरा जज्बा देख के 10th का जो है डायरेक्ट जो है 7th का ये लेके मेरे को एग्ज़ाम में बैठा दिए। मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं कुछ समझ में नहीं आया था। 2-4 दिन ट्यूशन गया, मैं देखा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को बस कुछ ना कुछ लिखना था। पता नहीं उस अल्लाह को क्या मंजूर था, जितना भी मैंने पढ़ा था देखा था उसके हिसाब से लिख दिया। मैं पास हो गया 10th में। 10th पास होने के बाद तकरीबन 6 साल का मैं आलिम कोर्स कंप्लीट किया, 8 साल का। और उस बीच में कुछ भी मेरे को ये नहीं था। आलिम कोर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मेरे को शाहीन वालों का पता चला। मुझे शुरू से ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे शुरू से ही यूनानी में जाने का था। यूनानी तिब्बे यूनानी जिसको कहते हैं आयुर्वेद यूनानी में बनना चाह रहे। हाँ, तो शुरू से ही तो उसके लिए जैसे शाहीन वालों का मुझे मालूम पड़ा और फ़ोन करके मैं इधर आ गया। और यहाँ से ये इसी में हम सब एक साथ में ही पढ़े हैं पूरे। जी हम एक साथ में ही पढ़े हैं। आप एक बैच के स्टूडेंट एक ही बैच के हैं हाँ। तो यहीं से मेरा AICU कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है यहाँ से ही कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम मेडिकल फील्ड में गए और अब इस वक्त मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूनानी में। जी कब कंप्लीट हुआ? मेरा बहुत मतलब मैं जल्दी चला गया था। ये लोग नीट रिपीट केस में ये रह गए थे, लेकिन मैं बहुत पहले ही निकल गया था। अभी कितना टाइम हुआ है? 2 ढाई साल हो रहे हैं। जी जी, मेरी कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि असल में मैं आलिमाने घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे वालिद साहब मुफ्ती हैं और हमारे वालिद साहब शुरू से एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं। जहाँ भी रहे हो माशरे में सोशल वर्क भी करते हैं वो। तो उन्होंने पहले तो हमें मदरसे में डाला चूँकि वो आलिम थे। तो बुनियादी तौर पर मेरा हिफ्ज़ हुआ पहले कंप्लीट। कलियर शरीफ से मैं हिफ्ज़ किया, उत्तराखंड में पड़ता है ये। उसके बाद फिर अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर से मैंने अपनी कंप्लीट आलिमियत मुकम्मल की वहाँ से। उसी दरमियान हमारे इदारे में कुछ टीचर्स बाहर के थे, वो बच्चों के फॉर्म फिलअप करवाते थे स्कूल के लिए। तो हमने फिल हो रहा था फॉर्म तो फिल कर दिया और वो फिल कर दिया। उसके बाद 2016 में मेरा वक्त ऐसा आ गया कि मुझे 10 देना था और उस वक्त तक मुझे कोई नॉलेज नहीं स्कूल के बारे में। स्कूल में मेरा कदम भी नहीं पड़ा आज तक, फर्स्ट से लेके KG से लेके कहीं भी नहीं। तो वो मैं चला गया कि ठीक है एग्ज़ाम देते हैं देखते हैं क्या होता है। गया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी लिखा वो पता नहीं मैं क्या लिखा, लेकिन पास हो गया। उसके बाद फिर 2016 में मैं जमाते सालिसा में था और जमाते खामिसा में था। उसके बाद फिर मुझे 1 साल और पढ़ना पड़ा वहाँ, जिसके बाद मेरी आलमियत मुकम्मल हुई। तो अब मेरे जहन में ख्याल आया, उस वक्त हमारे इदारे में ट्रेंड ये था कि बच्चे आलमियत करते या फजीलत करते
और फिर दिल्ली निकल जाते थे। दिल्ली निकल के वोकेशनल कोर्सेज कर लिए या फिर बीएड कर लिए लैंग्वेजेस से। उसके बाद कहीं कॉर्पोरेट ऑफिसेस में ट्रांसलेटर की जॉब लग जाती थी। तो ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। पहले तो यूँ होता था कि निकले और आलिम बन गए और हाफिज़ बनने के बाद मदरसे या मस्जिद में पढ़ाने लगे, इमामत करने लगे। लेकिन ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि बीए करना है या कुछ ऐसा छोटा मोटा कोर्स करके अपना करियर सेट करना है। लेकिन मेरे जहन में ये था कि कुछ अच्छा करना है जिससे समाज में आलिम तो है ही, उसके बाद लोग ये कहें कि आलिम भी डॉक्टर हो सकते हैं या इंजीनियर हो सकते हैं। और फिर की बात ये 2018 की। तो उसी असना में कदीर सर का एक ऑल इंडिया टूर था जिसमें ये एजुकेशनल अवेयरनेस पे प्रोग्राम कर रहे थे हर स्टेट में जाकर जी हर स्टेट्स में जाके कर रहे थे। तो हमारे शहर में चूंकि हमारे वाले साहब एक बड़ी मस्जिद से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जब रांची आए सर तो उनको जमशेदपुर इनवाइट किया। अब्दुल कदीर सर को हमारे वाले साहब मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब ने इनवाइट किया और एक अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें एजुकेशनिस्ट आए थे, स्टूडेंट्स आए थे। तो वहीं से हमारे वाले साहब ने कहा कि पहले ये एक एक्सपेरिमेंट है कि हम मदरसे के बच्चों को दुनियावी तालीम भी दें। ये एक एक्सपेरिमेंट है तो इसको हम अपने बच्चों पे पहले करेंगे। और उन्होंने उसके लिए मुझे अपना आलिमियत कंप्लीट करने के बाद शाहीन में लाके एडमिशन करवाया। तो ये 2018 में। जी ओके। तो ये मेरे वालिद साहब का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। एक तो हमारे वालिद हैं तो होना चाहिए, दूसरा ये कि उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे वालिदैन ने। ये ऐसा मौका होता है कि बच्चे अगर आलिमियत कर लिए तो उनको जॉब पे लगा देते हैं कहीं मदरसे में इमामत में, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रगल को जारी रखते हुए हमें मौका दिया पढ़ने का। और यहाँ आने के बाद हमने अपना 11th-12th कंप्लीट किया। 11th-12th में ऐसी हालत थी कि वहाँ पर हमको बेसिक्स मैथ या फिर साइंस कुछ भी नहीं आता था। तो वहाँ पर हमने आईसीयू में रह के बहुत ही बुनियादी तौर पर सारी चीज़ें सीखी समझी और ये बेसिक्स ठीक करते करते ऑलमोस्ट 11th ख़त्म हो गया था। 11th ख़त्म हो गया, यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं 11th के। आप यहाँ शाहीन में 2018 में आए, जी कितने साल यहाँ रहे आप? यहाँ मैं ऑलमोस्ट 3 साल रहा था। 3 साल रहे। जी 3 साल में आपने क्या क्या मुकम्मल? 3 साल में मैं यहाँ जब आया तो 11th में मेरा बेसिक में चला गया पूरा वो साल। मतलब आपने पूरा हाँ, लेकिन मेरा एडमिशन AIG में आपने गुजारा। लेकिन मेरा एडमिशन हो गया था 11th में। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होंगी जी और फिर भी आपने बेसिक के लिए एक साल कंप्लीट पूरा किया लगाया। जी। उसके बाद फिर जब 12th का सेशन स्टार्ट हो रहा था तो हमको फिर एक लोअर सेक्शंस यहाँ होते थे तो उसमें हमको डाल दिए रेगुलर क्लासेस में बच्चों के साथ। तो वहाँ से हमारी थ्योरी स्टार्ट हुई। अब 8-9 महीने बचे थे तो बोर्ड की तैयारियां शुरू कर दिए थे टीचर्स। तो वो तैयारियां शुरू करने लगी तो अब हमें कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगा। अब ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हमको कुछ नहीं आता है। अब चीज़ें पढ़ाई जा रही थी तो समझ में आ रही है। वहाँ से हम भी कोशिश किए, टीचर्स भी कोशिश किए और यहाँ के इंतज़ामात ने हमें और ज़्यादा मदद दी उसमें। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड आते आते तक मेरा 74% स्कोर हुआ था बोर्ड में 8 महीने में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और उसके बाद 12th का आप मुझे जी जी है ना? जी ये 12th होने के बाद फिर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन का पीरियड आ गया। जी। तो लॉकडाउन के पीरियड में मैं यहीं था और उस दरमियान मैंने तैयारी की नीट की और फिर वक्त ज़्यादा हो रहा था तो मैं एक कोर्स है BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मेडिकल का एक कोर्स है। तो उस कोर्स को मैंने परसीव कर लिया 2021 में रांची उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड से। वहाँ से परसीव किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 25 में वो कंप्लीट हो गया है। अब मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में मेरी इंटर्नशिप है अगस्त में। बहुत बहुत मुबारक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो 2018 से अगर हम देखें आपकी जर्नी तो ग़ालिबन 7 साल में 360 डिग्री चेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह है ना? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए जो लोग नाउमीद हो रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, या जैसे कि आपने एक पॉइंट अच्छा रहा कि जो बच्चे जिनका IQ हाई होता है या जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ज़रा शरारती भी उतने ही ज़्यादा होंगे, वो जाहिर सी बात है। मदरसा कोई पनिशमेंट की तो जगह नहीं है, मगर ये है कि चलिए बच्चे जो है कुरान और दीन की निस्बत से बेहतर होंगे, ये फिक्र में माँ बाप उसे जोड़ देते हैं। अब वहाँ के बाद उसको एंड नहीं समझना है, वहाँ से फिर वापस तैयारी हो गया। भाई जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर सकता है फिर सोचिए वो क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हाफिज़ कुरान कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सभी सारे माशाल्लाह बारकल्लाह। और ये एक ज़बरदस्त चीज़ मैंने ये सुनी थी और पढ़ी भी कि जिस किसी चीज़ के साथ कुरान जुड़ी हुई है उसकी ज़िंदगी और उसका अपना मर्तबा बहुत बड़ा है ना?
तो माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान की बरकत आप लोगों की ज़िंदगी में। जब आप लोगों ने एकेडमिक में हाथ डाले तो वहाँ भी आप तेज़ी से आगे निकल गए। 5 साल लगे आपको। जी। आपको? तकरीबन 4 इयर्स। मेरी एज नहीं थी तो 9 से करना पड़ा, इसलिए 4 इयर्स उधर पूरे टोटल 5 years. 5 इयर्स। तो देखिए गालिबन जो है एवरेज वी हैव इज़ ऑफ 5 इयर्स। सो इन 5 इयर्स you have really changed everything from a student of madrasa to the expert in academic professionalism अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी ग्रेजुएशंस अपने अपने हिसाब से कंप्लीट कर ली, जो कि रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी के लिए चैलेंज है, बहुत मेजॉरिटी के लिए चैलेंज है। जो लोग रेगुलर स्कूल जा रहे हैं उसमें अगर आप ड्रॉप आउट्स का परसेंटेज देखेंगे 2008, 2009 और 2011 एंड 2012 की टाइम्स ऑफ इंडिया की जो है एक रिपोर्ट है स्कूल ड्रॉप आउट्स की, अप्रॉक्सीमेट उसमें जो है मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन का उसमें जिक्र है, जो कहता है कि नियरली 50,000 जो है वो ड्रॉप आउट्स हैं ईयरली। ये उस वक्त का रिपोर्ट है। और लास्ट में देखिए आप सच्चर कमेटी का जो फाइंडिंग्स है उसमें एजुकेशन स्तर जो है मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ही कम है। मान लीजिए कि अगर हमारा टोटल पॉपुलेशन अगर हम काउंट करें, सपोज इफ वी आर 100, तो हमारा एजुकेटेड तबका जो है वो सिर्फ 11% या 12% पे है। तो आप समझ रहे हैं 90%, अप्रोक्सीमेट 90% हमारी कम्युनिटी जो है वो हाँ इलिटरेसी में है। इलिटरेसी में भी मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। यहाँ एक मसला ये है कि ग्रेजुएशन, एकेडमिक एजुकेशन जो है वो फाइंडिंग्स में हम इलिटरेट हैं। दीनियात में होंगे शायद, मदरसों में होंगे, बट मदरसों के बाद भी एकेडमिक्स को कंप्लीट कर लेना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर जॉब्स के मसले हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस इसमें आप लोग ज़बरदस्त जो है ना माशाल्लाह एक चेंज लाए हैं। तो आपकी जर्नी एम्स की कैसी रही, स्ट्रगल क्या रही यहाँ पे, क्योंकि मदरसे से आए थे आप भी, मदरसे से आने के बाद में एम्स का कोई टारगेट था, कोई चचा खालू वहाँ पे रहते हैं, है ना, कि भाई कैसे वहाँ पहुँचे? नहीं, असल ऐसी बात थी कि शाहीन में बस इसलिए आना पड़ा कि मैं 10th किया था, लाइक ड्रॉप 5th में ड्रॉप कर दिया था। 10th तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन बोर्ड में पता ही है कुछ ना कुछ मेन PYQs पढ़ के पास हो जाते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि 12th में थियरी में फेल ना हो जाओ, इसलिए मुझे शाहीन आना पड़ा कि थियरी पास कर लेते हैं, कुछ बेसिक पढ़ के उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह कर लेंगे। तो यही इरादा था। तो 11th में ऑलमोस्ट ASU बेसिक अपन सीखे, थियरी लेवल। तो उसके बाद उसी से थियरी के काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, जैसे मैथमेटिक्स में समझ सर और ASU में नसीर सर वगैरह थे। और यहाँ भी जो थियरी के टीचर्स हैं जो लास्ट सेक्शंस में होते हैं, स्पेशली थियरी के बच्चों के लिए, वो काफ़ी सही तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं। तो मैं काफ़ी मेहनत किया उसमें, तो मुझे आ गए 97% बोर्ड। हालांकि नीट का उतना ईजी होता नहीं है, थियरी में रट के ला लिया था मैं। तो घर पे मैं गया, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो घर पे बोल दिए कि इतना अच्छा परसेंटेज आने के बाद अभी तो तुम शायद जानबूझ के मेहनत नहीं कर रहे, तुम वापस जाके रिपीट कर लो। तो मैं घर वालों को समझा नहीं सकता था कि ये कुछ अलग चीज़ है जो बेसिक से जुड़ी हुई है, क्योंकि नीट में समझ के जाना पड़ता है चीज़ें, ऐसा रट के पास नहीं हो सकते। तो मैं लॉकडाउन में जब उसको क्लियर लेना होगा। तो मैं उधर से ही एक नॉर्मल बुक शॉप में गया, तो उसको मैं बताया कि मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए 6 से 10 तक की NCERT साइंस। वो ऐसे ही पूछा कि UPSC वगैरह कुछ प्रिपेयर कर, मैं बोल दिया ठीक है दे दो। तो मैं घर पे ही प्रिपेयर किया था 6 से 10 तक, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स में घर पे पढ़ा था, सिर्फ 6 से 10 तक की NCERT, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ऑनलाइन देख लो यूट्यूब वगैरह पे। तो जैसे मैं वो कंप्लीट किया, घर पे माहौल की वजह से मेरा 11th स्टार्ट तो किया था मैं, मगर नहीं हो पा रही थी पढ़ाई। तो मैं वापस आ गया इधर 12th का रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि एक बच्चा पहले से करके गया था 12th के बाद फिर से 11th 12th। तो मेरे दिमाग में वही आया कि रिपीट में मुश्किल होगा, क्योंकि मैं एक हफ्ता बैठा था रिपीटर्स में, उनका स्पीड बहुत आगे होता है। वो ऐसे बच्चों के लिए रिपीटर बैच जो 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, बस किसी वजह से हुआ नहीं है उनका, तो स्पीड में 100%, बाकी का 50% मेंटेन कर लेंगे और हो जाएगा 1 साल में। बाकी जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ आता नहीं है सही से, तो उनके लिए तो रिपीटर बैच बहुत ऐसा हो जाता है कि 1 साल रिपीट करो, फिर से साल रिपीट करो। मैं बहुत बच्चों को देखा 3-3 साल रिपीट कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि 3 साल से बेहतर है कि पीछे जाते हैं और 2 साल देते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं, 1 साल में सिर्फ 1 साल कंप्लीट कर दें। तो
थोड़ा दिक्कत हुई कि कैसा बैठना है 12th होने के बाद 11th में। तो चाहिए जी। वजह इसके कि आप आगे आगे जाके पीछे आते, आप पीछे जाके आगे आए। हाँ, काफ़ी डर हुआ कि क्या पता ना हो पाए। मैं घर पे बताया नहीं था, सिर्फ खदीज सर को बताया कि मुझे 11th में बिठा दो। मैं घर पे ही बोल दिया था कि मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब घर पे समझा नहीं सकते क्योंकि बताए थे कि तुमको एक ही साल देंगे। तो मैं बेसिक तो पढ़ चुका था घर पे, और एक साल में मेरा 11th हुआ तो हाफ सिलेबस हुआ था। तो मेरे अराउंड 350 मार्क्स आ गए थे उस साल के एग्ज़ाम में। तो मैं समझा सही चीज़ है और एक साल दे लेते हैं। तो मैं अगले साल पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गया था एग्ज़ाम। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना हम लोग बात कर रहे हैं, कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं वो तमाम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो मैं भी ऐसे फेज से गुजरा हूँ। मैं स्कूल में हमारे अगर ऐसा सिस्टम कोई होता जहाँ पे AICU जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता, तो मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो बेचारे जो है कंप्लीट नहीं कर सके अपनी एजुकेशन को। अप्रॉक्सीमेट 30 थे हम लोग बॉयज़, तो मुझे शायद कुछ 4 या 5 ही याद है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी। तो अब मैं जब ये देख रहा हूँ तो इट्स अ रियली एक पूरा रेवोल्यूशनरी सिस्टम महसूस हो रहा है। न्यू ब्रेन आप- ट्रायल की तरह है। बिल्कुल, आप लोग अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो सब सारे लोगों का टाइम तो जा रहा है। वैसे देखिए, ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग कई बच्चे हैं जो बेचारे 6 साल 7 साल 8 साल भी लग रहे हैं, और कई सारे जो है वो डिस्करेज होकर वो छोड़ भी रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे ऐसा सपोर्ट सिस्टम बच्चों को दिया जाए, AICU जैसा स्पेसिफिकली, तो ज़बरदस्त उसके रिजल्ट आएंगे जो कि हमारे सामने हैं। इट्स नॉट अ जोक दैट वी हैव ऑलमोस्ट 4 लोग यहाँ पे वो मेडिकल लाइन में एंटर हो चुके हैं। एक जो है वो बेहतरीन अपना जो है IT कंपनी में है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस डिस्कशन में 2 लोगों को हम और शामिल करें। द मैन हिमसेल्फ जो ये चेंज का प्लान करे हैं, अब्दुल खदीर साहब, और हमारे साथ में एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर इरफान साहब। क्या कहते हैं, बुला लें? ज़रूर। तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे, अब हमारे साथ में अब्दुल खदीर साहब और डॉक्टर इरफान साहब दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों का इस्तेक़बाल है इस ग्रुप डिस्कशन में। हमारी बात हो रही थी ये इंटरेस्टिंग कैंडिडेट से जो प्रीवियसली जो है अपनी स्टोरीज को सुना रहे थे हमको आप आने से पहले। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर उसमें ये लगा सर, 2 एंगल से मेरी बात ये, और मैं सोच रहा था कि एक चीज़ है कि शाहीन ने कैसा सिस्टम बनाया जो मदरसे के बच्चों को जो है माशाल्लाह डॉक्टरी के लेवल पे लेकर आए, IT कंपनीज के लेवल पे लेकर आए। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था इरफान भाई कि 5 साल में हुआ ये सब कुछ, यानी हर बच्चा अपनी ज़िंदगी के 5 साल लगाया है और फिर माशाल्लाह वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ में भी आ गए हैं। दीन तो माशाल्लाह कामयाबी हो चुकी है कि वे हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। उसके बाद ये जो दुनिया के स्टैंडर्ड से भी जो टॉप की चीज़ को माना जाता है, वहाँ पर भी आपने अपने झंडे गाड़ दिए। तो मुझे लगा कि 2 फैक्टर्स पे बात होनी चाहिए। एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो जहन की नशोनुमा नहीं होती तो वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, माहौल जब तक नहीं वैसा दिया जाता तो वो चेंज नहीं होता। तो सर ये मैजिकल पोर्शन क्या दिया गया है इन लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जिक्र करिए माहौल का असर हो जाता है जी। और मैं जिक्र करता हूँ, वो पूरे मुल्क भर में घूम फिर कर के बताता हूँ, पैरों से बात करता हूँ, बताता हूँ कि वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, बल्कि अपनी बेटियों को बेटों को गंदे माहौल में भेज देते हैं और ये समझते हैं कि घर की तरबियत का असर होगा और गंदगी का असर नहीं होगा। ये सरासर झूठ है। गंदगी का असर हो जाता है, माहौल का असर हो जाता है। आज पाक और साफ माहौल के इदारों की ज़रूरत है नस्ल को बचाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए। इसकी एक जाल बिछा देना चाहिए मुल्क भर में। मेरा एहसास है कम से कम 500 इदारे अगर इंडिया में कल्चर देने वाले, डिसिप्लिन देने वाले, एक लाइफ स्टाइल बच्चों को नस्ल को देने वाले बने, तो आप बता रहे थे 5 साल में तब्दीली आ गई। यकीन कीजिए 20-22 साल में हमारा मुल्क आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे 22 साल में। तब तक अगर हम नस्ल की इस तरह से तरबियत करें, हिफाजत करें, उनको एक माहौल दें, तो मुस्तकबिल हमारा है और हमारी नस्ल हमारे सारे देश को, हमारे मुल्क को कंट्रीब्यूट करने वाली बनेगी ये नस्ल, और हमारा देश दुनिया का सुपर पावर बनेगा, इसी मानों में विश्व गुरु बनेगा इंशाल्लाह सर। फन भाई, इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी थोड़ा सा सुन लेंगे कि मेंटल ट्रॉमा, जहनी तनाव
वो उसका ज़रा जिक्र करिए आपके कैसे उन चीज़ों से आप लोगों ने गुजरे हैं और क्या हुआ है उस वक्त में, क्योंकि जाहिर सी बात है आलिमियत या हाफिज़त के हिफ्ज़ के बाद में डायरेक्टली आप एकदम जो है एक्सेलेंट तो परफॉर्मेंस नहीं शुरू होगा, है ना? तो स्ट्रगल क्या रही आपकी, स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। ऐसा हुआ था सर कि जैसा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो मुझे डायरेक्ट 10th में एडमिशन दिलवाए थे घर पे। तो शौक तो बहुत था कि 10th वापस स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। मगर पहले दिन जैसे ही गए तो पहली बात हमारे स्कूल बैंगलोर में ज़्यादातर इंग्लिश में कम्युनिकेशन था। तो सबसे पहला डीमोटिवेशन वही है कि मेरी आदत छूट गई थी। और दूसरी चीज़ ये हुई थी जैसा प्रोफेसर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चों को समझ आ रहा है। मेरा गैप हो गया था 6 से 9 तो समझ नहीं आ रहा। तो सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन वही आया कि भाई अपन जितना भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ना तो चाह रहे थे अपन, मैं मतलब इंजीनियरिंग का प्लान मेरा बाद में बना, बचपन से डॉक्टर का था, मैं ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी मेंटल ट्रॉमा था उस वजह से। मेरा 10th पूरा ऐसा गया कि मैं लास्ट सेक्शन में जो लास्ट बेंच होती है तो मैं उधर शिफ्ट हो गया कि मेहनत तो कर रहे हैं, अब हमारी कुछ गलती है नहीं, समझ आ नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये पता नहीं था कि बेसिक भी पढ़ के वापस पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस ऐसा हो गया था कि मैं लास्ट बेंच में शिफ्ट हो गया था। तो जब आप शाहीन में आए उस वक्त में फैमिली को छोड़ के आना आपका और ये सब चीज़ें दिक्कत थी कि जी जैसे मदरसे में मैं भी जो पढ़ा, मैं कभी ख़याम में नहीं रहा। जैसे मदरसे में ज़्यादातर बच्चे ख़याम में रहते, मुझे आदत नहीं थी। हमारे अब्बू ऐसा करवाए थे कि सुबह में जाना है और रात के 10 बजे वापस आना है, घर पे रहना है बच्चा। तो शाहीन में आके रहना तो काफ़ी नए चैलेंजिंग था। और घर पे चीज़ें छोड़ के घर का कंफर्ट, खाना और वेदर भी सेट होना थोड़ी दिक्कत होती है, खासकर बैंगलोर वालों को। तो काफ़ी चैलेंजिंग था। घर पे बातचीत रोज़ाना होती थी, अचानक से छूट गई। हालांकि जब मदरसे में 4 साल पढ़ा तो रोज़ाना घर पे ही सोया करता था। और छोड़ के आना और घर का कंफर्ट, स्पेशली जैसा मैं वापस जब नीट का पढ़ने आया था तो मेरे एक खास भाई की शादी थी। मुझे बहुत बुलाया कि सिर्फ एक दिन हम फ्लाइट करवाते, आके चले जाओ। मगर मैं यहाँ टॉप सेक्शन में था, पता था कि कंपटीशन बहुत टफ है, एक दिन भी छूट गया तो काफ़ी पीछे जा सकते हैं। अच्छा, भाई की शादी छोड़ दी। जी, मेरे एक खास भाई की शादी थी तो जिसमें मैं जा नहीं पाया था। अभी तो भाई खुश हैं, बस ऐसे मजाक में बोलते हैं कि तुम आए नहीं थे, वो याद करते। मगर काफ़ी खुश हैं कि सीट MBBS मिली है मुझे। भोपाल में जी एम्स भोपाल। जी, एम्स भोपाल। तो वो स्ट्रगल के बाद अब ये जो अचीवमेंट पे आए हैं एम्स भोपाल में, तो वो स्ट्रगल ज़्यादा बड़ी थी या जो हासिल हुआ है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है? स्ट्रगल मेरे हिसाब से काफ़ी ये भी है बड़ी चीज़, मगर मैं जो स्ट्रगल किया वो काफ़ी मेंटल ट्रॉमा की तरह था कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, तुम पढ़ना चाह रहे हो और तुमको समझ ही नहीं आ रहा। ये काफ़ी मेंटल चीज़ है। बाद में इसमें से निकलने में आपकी सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि कौन सी चीज़ की मदद रही आपको? उसमें निकलने से ऐसा था कि सर जैसे इधर आए, AICU का बेसिक कॉन्सेप्ट इधर था जो करा के 9th-10th में डाल देते बच्चों को। तो वो उधर पढ़ाए, काफ़ी अच्छे सर्स वगैरह मिले। हमको बहुत बेसिक से पढ़ाते जैसा LCM, HCF। हम लोग 11th में थे मगर हमको बहुत बेसिक लेवल जैसा एडिशन, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किए। तो बाद में मैं थियरी पे आया तो लगा कि भाई इतना बेसिक पढ़ने से थियरी इतनी अच्छी गई। जैसे 97% आया था, मैंने 12th में बताया था। तो मैं सोचा कि नीट के लिए भी अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे 11th-12th नीट में आता है, उससे पहले 5 साल हैं जो मैं पढ़ा नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है कि तुम फिर से डिटेल पढ़ लो 6 से 10th, उसके बाद करके देखेंगे नीट। हालांकि न्यू चीज़ थी, नया एक्सपीरियंस था, डर हो रहा था। मैंने ट्राई किया। ऑल टुगेदर कितने साल लगाए आपने भी? ऑल टुगेदर जैसा 4 में साल, कितने साल रहे? 4 साल टोटल। 4 साल। और वो 4 सालों में जिंदगी तब्दील हो गई। आपकी स्टोरी क्या है? आप 2 बार गए हैं वापस, क्या था ये? मतलब स्ट्रगल हो रही थी रहने के लिए? नहीं सर, मैं जब एडमिशन लिया था इधर तो डायरेक्ट AICU में आया था। ABCD भी नहीं आ रही थी जैसा बताया। फर्स्ट सेकंड तक गया था। हिफ्ज़ कुरान हो गया था। जी, हिफ्ज़ कुरान के बाद आया तो यहाँ पे काफ़ी मतलब उम्र हो गई थी, 14-15 साल। तो वो अजीब हैबत होती थी कि ये तो छोटे-छोटे बच्चे करते घरों के पास, हमारे भांजे भतीजे हैं, वो लोग प्लस माइनस कर लेते, ये हम सीख रहे हैं ऐसा। तो बहुत स्ट्रेस हो जाता था कि चले जाएंगे मदरसा, वापस जाके आलिमियत कंटिन्यू कर लेंगे,
लेकिन उस बीच में कदीर सर हम लोगों से जितने भी हुफाज बच्चे थे तो हमेशा बात करते रहते थे 10-15 दिन में। तो उस टाइम सर बोलते रहते थे कि हाफिज आलिम बन के एक कल्चर बना हुआ है कि इमामत करो नहीं तो टेलर, ये वो लाइन पकड़ लेते। मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि हाफिज है तो वो कौम का रहबरी कर रहे तो साथ में डॉक्टर होना, बड़े बड़े ओहदों पे देखना चाह रहे थे सर। तो ये सब बात सुनते थे तो जहन से वो ख्याल निकल जाता था कि वापस घर जाएंगे। फिर ऐसे करके शुरू में 1-2 महीने बहुत परेशानी हुई कि मदरसे का थोड़ा आज़ाद माहौल था, घूमने फिरने की इतनी कड़ी निगरानी नहीं थी यहाँ पे जैसी थी, तो एडजस्ट होने टाइम लग रहा था। शुरू में बार बार वापस जाएंगे बोल के ख्याल आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा 3 महीने होते होते अल्हम्दुलिल्लाह AICU का पूरा कवर हो गया था, टेस्ट पास कर लिए थे। पहले सोचते थे ये बच्चे 9 साल 10 साल से पढ़ रहे हैं, हम जाके क्लास में बैठे तो तब कैसे रिएक्ट करेंगे, टीचर हमको कैसे देखेंगे। लेकिन वो 3 महीना गुजारने के बाद कभी जिंदगी में महसूस नहीं हुआ कि ये 9 साल से पढ़ रहे हैं, हम 3 महीने में पढ़ के आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर्स की निगरानी थी, 6 बच्चे रहते थे पूरा सुबह के 7-8 बजे से शाम में 5 बजे तक एक टीचर 6 बच्चों को सिर्फ देख रहे। ऐसा माहौल था, इतना इंटेंसिव केयर था, इस वजह से ये मुमकिन हुआ। शायद कहीं और जाते तो थोड़ा बहुत रट के ये गाइड्स वगैरह लेके 10th पास कर लेते थे, लेकिन इतना आगे आने की हिम्मत और हौसला नहीं मिलता था। लेकिन वो बेसिक से AICU वगैरह में स्ट्रॉन्ग किए, उसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन में भी आए। अब इंशाल्लाह डेंटल में एडमिशन लेके आगे कंटिन्यू करना है अपने प्रोफेशन को। बहुत अच्छा। आपके बताइए, आपके स्ट्रगल्स क्या रहे? क्योंकि आप हिफ्ज मुकम्मल कर चुके थे तो आपने उसके या आलमियत भी मेरी मुकम्मल हो गई थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे सामने यही था कि मेरी एज बहुत हो रही थी। तो हमारे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव थे। आप क्या एज में आए यहाँ पे? और मेरी अभी 26 हो रही है, तो ऑलमोस्ट मैं उस वक्त 19 या 20 साल का हो गया। अच्छा, 20-21 साल का हो गया था। ओके ओके। तो चूंकि मेरे आसपास जितने बच्चे थे वो सारे छोटे थे, उनकी एज थी कि वो 12th करे या 10th करे। ये मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे बार बार वही ट्रॉमा आ रहा था कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, और बिल्कुल नया यहाँ हमको सब कुछ नया था एकदम हमारे लिए। तो हमेशा यही सोचना आता था कि कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। 2 महीने गुजारने के बाद अभी ये हालत थी कि अब थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, लेकिन बाकी बच्चों को जैसे हमारे दोस्तों ने बताया उनको देख के फिर डिमोटिवेट होते थे। एग्ज़ाम होते थे हमारे, मंथली एग्ज़ाम होते थे, वीकली होते थे, बल्कि डेली एग्ज़ाम्स भी होते थे। तो असेसमेंट होता रहता था, तो उससे फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं अब छोड़ते हैं। जैसे हमारे साथी इमामत कर रहे हैं या फिर मदरसे में पढ़ा रहे हैं, हम भी चले जाते हैं, 15,000 12,000 तो उनको मिल ही रही सैलरी, हम भी कमाएंगे। तो वो ख्यालात आने लगे और एक बार घर पे बात भी कर लिया। अब वालिदैन एक हद तक समझाते हैं, उसके बाद फिर वो ज़बरदस्ती तो नहीं कर पाते हैं बच्चों के सामने। टीचर्स क्या कहते थे जो AICU में थे? उस वक्त टीचर से बात होती थी, वो मोटिवेट करते थे, लेकिन हालात ऐसे बन रहे थे कि हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो गार्जियन से फाइनली बात हो गई थी कि अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मैं आता हूँ उधर ही कुछ करूँगा, मैं ये वगैरह कर लूँगा। वक्त में हुआ ये 2 महीने का वक्त गुजरा था। फीलिंग आ गई थी कि अब पैकअप। हाँ, अब वापस होते हैं यहाँ, लगता है ऐसा कि यहाँ वक्त ज़ाया होगा और समझ में नहीं आएगा आखिरी वक्त तक भी। तो ये होते होते फिर इत्तेफाक से उसी बीच में एक बार कोई हाफिज जवाद थे, वो डेंटल जो भी फवाद, हाफिज फवाद साहब, वो बहुत पुराने यहाँ के स्टूडेंट थे और उस वक्त तक बहुत ज़्यादा हाफिज ऐसे नहीं थे जो मेडिकल्स में चले गए या कामयाब हो गए। तो वो कुछ स्टोरीज हमारे सामने थी, तो उनके बारे में हमने सुन के तो रखा था, लेकिन वो इत्तेफाक से उसी बीच में यहाँ आ भी गए थे। तो ये मेरी किस्मत थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था, वो आ गए और कदीर सर के साथ वो आए स्टेज पे, उन्होंने कुछ देर तक बच्चों से बात की और उसके बाद फिर हम अलग से पर्सनली भी उनसे मिले, तो वो भी हमको गाइड किए। तो ऐसा होता है आमतौर पर कि आपकी फील्ड से अगर कोई आपको गाइड करे तो बात ज़्यादा समझ में आती है, भाई उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो अब चूंकि वो भी सिर्फ हाफिज नहीं रहे हमारे, वहाँ फिर के साथ आलिम भी हैं जवाद साहब, तो मेरी तरह केस था उनका। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा माइंड अपना चेंज किए और धीरे धीरे यहाँ रहने की कोशिश किए। और जो टीचर्स थे AICU में, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है जी, कि उन्होंने
डेली एग्जाम्स होते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको पता चलता रहता है कि आपका प्रोग्रेस है कि नहीं। तो पहले 3 मार्क्स 4 20 मार्क्स के होते डेली एग्जाम होते थे हमारे वक्त में, अभी भी शायद होते होंगे वो। तो वो 20 मार्क्स में कभी 2 मार्क्स आते थे, कभी 3 मार्क्स आते थे, बेसिक होते थे मैथ के, साइंस के। तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगे, 8 मार्क्स आने लगे, 10 मार्क्स आने लगे। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं क्लास में टॉप भी कर गया उसी बीच में। अच्छा जी, तो माशाल्लाह। हमारी मैडम जो है वो समीना मैम थी शायद उस वक्त। तो उन्होंने कोई पेन या फिर एक छोटी सी डायरी मुझे या बच्चों के सामने स्टेज पे बुला के गिफ्ट भी दिया मोटिवेट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिजियोथेरेपी अपना कंप्लीट करके मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ अगस्त में। ये सर माशाल्लाह, बारकल्लाह। शेख आप सुनाइए अपनी जर्नी। आपने भी शायद हिफ्ज और आलिमियत दोनों मुकम्मल करके आए हैं। हाफिज़ आलिम हो क्या है। अच्छा, शिप्पा से। हिफ्स तो उधर ही हुआ मेरा, शिमोगा से ही। आलिमियत की शुरुआत जो है, मैं 2 साल यहाँ मिफ्ताहुल मेल विशरम तमिलनाडु में एक काफ़ी बड़ा मदरसा है KH हाशिम साहब का, वहाँ से की मैंने। फिर मैंने जैसा पहले बताया था कि हिफ्ज होने के बाद आलिम कोर्स करने के लिए, मतलब मेडिकल फील्ड में आने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। तो हमारे वालिदैन मेरा इंटरेस्ट देख के आलिम कोर्स के साथ साथ मेरा जो है 10th का एग्ज़ाम ये कर दिए थे। तो उसमें इंशाल्लाह थोड़ी बहुत मेहनत किए और अल्लाह का फजल करम भी होगा, पास हो गए। लेकिन उसके बाद भी वालिद साहब ने कहा कि किसी भी एतबार से तुमको आलिम कोर्स कंप्लीट करना ही है। जैसे ही आलिम कोर्स के तीसरे चौथे साल में उसको जमात सूम चाहरुम बोलते हैं, वो पढ़ते पढ़ते जो मैं खेलना बंद कर दिया, बिल्कुल मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया खेल कूद में, हंसी मजाक में। तो मैं तारीख़ पढ़ने लगा, मुसलमानों का माजी। मुसलमानों के माजी का मुताला करते करते मुझे ये पता चला कि जितने भी मुहक्किकीन हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, उसके अंदर जितने भी साइंटिस्ट थे, मुहक्किकीन थे, तो जितनी भी उसके अंदर उस वक्त जब ये हुई थी, उसमें सारे ही मुसलमानों का किरदार रहा है। हाँ, ख़ास तौर से बोल सीना का कि उनकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन, उस किताब को जो है 500 साल तक यूरोप में पढ़ाया गया। और वहीं से ये बाद में जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की जितनी भी ये साइंसदान बाद में नशोनुमा पाए, आगे आए, आज जिनका हम नाम सुनते हैं, ये उनकी किताबों के बदौलत हुआ जो कुछ हुआ। तो तारीख़ में मुझे यूनानी का बार बार ये आता था, तिब्बे यूनानी, आयुर्वेद बोलते हैं, जो इसको इंडिया में BOMS करवाते हैं, तो वो बार बार आता था। हर मुहक्किक, हर साइंटिस्ट जो है वो यूनानी का एक बड़ा हकीम था अपने। तो मेरे दिमाग में वो हकीम का जो लफ्ज़ है वो छप गया था, चाहे कुछ भी होना है मुझे वो बनना है। लेकिन मदरसे में रहकर मैं वो नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं अपने असातिज़ा से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा यहाँ कर्नाटक के मदारिस में आलिम कोर्स के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यूपी में जो है आलिम कोर्स के साथ स्कूल कॉलेज वगैरह में एग्ज़ाम्स देने लगाते हैं, ये वो बोल के मेरे को उधर भेज दिए। तो वहाँ आलिम कोर्स के साथ साथ असातिज़ा मुझे जो है उसके बारे में बताते और थोड़ा बहुत नॉलेज ये मिल गई। और आलिम कोर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैं गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मसीहुल मलक हकीम अजमल खां तिबिया कॉलेज। वहाँ पे एक सर ने मुझे सर के बारे में बताया कि आप जो है, हाँ, अब्दुल खदीर सर के बारे में, आप जो है प्री तिब कोर्स करने के बजाय प्री तिब कोर्स बोल के एक 13 महीने का कोर्स होता है जो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली और अलीगढ़ वाले चलाते हैं, 13 महीने का कोर्स। ये करने के अगर आप BOMS में जाते हैं तो आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, आप बस पास हो जाओगे। आपको सही तरीके से जाना है तो आप शाहीन चले जाओ, बिदर। तो फिर मैं सर से बात करके यहाँ आया और मेरा सेम प्रॉब्लम है, एज का प्रॉब्लम था। आलिम कोर्स में 8-9 साल लग जाते हैं, 8-9 साल लग जाते हैं। लेकिन दूसरे लोगों की तो 23, 24, 23, 24 भी लग जाते हैं। हम आलिम कोर्स में जल्दी चले गए थे, तो 1920 में यहाँ पे आए हम। दूसरे बच्चे सब हमसे छोटे छोटे, थोड़ा अजीब सा फील लगता था। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग शाइन में ये था कि हमको दाढ़ी है, दूसरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मदरसे का माहौल का मामला, मैं डर रहा था शुरू से भी। एक खौफ था कि बार बार थॉट्स आते थे कि कॉलेज के बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ मैं कैसे रह पाऊँगा, यहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन 1-2 महीने के बाद डिमोटिवेट तो बहुत हुए हैं बीच में, लेकिन 2-3 मंथ्स के बाद मुझे एनालाइज हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मदरसे के माहौल में और कॉलेज के माहौल में कुछ ख़ास ये नहीं है, दूसरी जगह का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मदरसे की कमी ये नहीं हुई। नमाज़ों का माहौल, नमाज़ों की पाबंदी से लेकर असातिज़ा की निगरानी से लेकर सख्त पहरा, और बच्चों को जो है गलत चीज़ों से रोकने के लिए। इस कॉलेज में सबसे बड़ी चीज़ ये देखी मैंने कि बच्चों की अखलाकियात पर, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, किसी और में जा रहे हैं, वो बात की बात है, अखलाकियात पे ज़ोर बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। आप कुछ कर ही नहीं सकते।
जो डिसिप्लिन जो बना हुआ है, जो शेड्यूल बना हुआ है, आपको बस उसी को फॉलो करना है। इसको छोड़कर आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते यहाँ पे। इन्हीं चीज़ों की वजह से वो स्ट्रगल, ये वो सब बात की थी चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों की वजह से मैं बस यहीं पे मैं टिक गया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी की लाइन में आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार। कंप्लीट हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक से। आपके बारे में सुनाइए से। जी मेरा 10th कंप्लीट हुआ था। देन मैं गुलबर्गा से हूँ, तो गुलबर्गा शाहीन में फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन लिया, राइट। वहाँ पे एवरी वीक के बाद एक टेस्ट होता। सो बच्चों को तो समझ में आ रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आई क्रैड ओवर देयर, तो मतलब कुछ तो भी सोल्यूशन होगा भाई, समझ में ही नहीं आ रहा। क्लास सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी, मतलब कुछ तो भी सोल्यूशन होगा। तो तब खदीर सर के वीडियोस चलते थे, अखबार में उनके पॉम्पलेट आते थे, यूट्यूब पे उनके वीडियोस चलते थे। तो जब खदीर सर अपना ही नंबर उसमें रहता था, खदीर सर का पर्सनल नंबर रहता था उसमें, तो मैं कॉल किया खदीर सर को। खदीर सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं आपका ऐड देगा यूट्यूब पे, ऐसा वीडियोस देखा, आपके पास अवेलेबल है। खदीर सर ने आप डायरेक्टली आ जाओ बोल के बोला। हाँ, उनके यही वर्ड थे, आप डायरेक्टली आप आ जाओ। मैं आया, खदीर सर इतना बिजी होने के बाद भी हमको मिलके एडमिशन का करा दिए पूरा। आपके बोर्डिंग पे आ गए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ जर्नी, उसके बाद भी लाइक समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 दिन, 4 दिन, 8 दिन समझ में नहीं आ रहा था। और एक तो हुआ था कि भाई जो भी करना है यही करना, अगर यहाँ से निकल गए तो कहीं पे नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिला है, अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो ये सब का ग्रुप था हमारा, हमारे साथ 40 बच्चे थे। 40 में से लाइक 12 का, हमारा 12 और 13 का ग्रुप था। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि मैं डिमोटिवेट हूँ आज, तो अली बोलता था ऐसा होगा, मेहनत कर रहे हैं, होगा, एक दिन होगा, आज प्रॉब्लम होगा, 8 दिन के बाद थोड़ा और अच्छा फील हुआ। मोटिवेशंस आते थे कॉलेज में कोई स्टोरी सुनाते थे कि ऐसा प्रॉब्लम था, आगे जाके ऐसा लाइफ ऐसा सेट हुई है। देन फिर नसीर सर जो AICU के जो सर थे, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे, कि बच्चों को रियल प्रॉब्लम समझने वाले। वही टीचर जो है हमको अभी आगे बढ़े सर, क्योंकि आप और हम स्टूडेंट हैं, अगर टीचर जो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझे, दोनों का कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा, तो वहाँ पे ग्रो नहीं होता। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत सारे बच्चे शायद टीचरों से ताल्लुक नहीं जुड़ने की वजह से स्कूलों से ताल्लुक टूट जा रहे हैं, या फिर जारे तो भी ला ताल्लुक है, एब्सेंट माइंड जिसको बोलेंगे जी। तो टीचर हमको पूरा समझते थे जी। कि इसका कितना काबिलियत है, मेरा कितना काबिलियत है, पूरा समझते थे। वो काबिलियत के हिसाब से मुझे थोड़ा कम, इनको थोड़ा ज़्यादा, इनको थोड़ा ज़्यादा, हर बच्चे को टाइम देते थे, हर बच्चे को पर्टिकुलरली 6 बच्चे रहते थे, 6 बच्चे पे हर बच्चे को टाइम दे के किसका कितना ज़हनियत है उनके हिसाब से उसको ये करते थे। देन फिर AICU में 3 महीने के बाद कॉन्फिडेंस आया कि भाई हाँ हो सकता है। इंग्लिश में मेरा बहुत वीक था, मैं इतनी मोटी डिक्शनरी लेके बैठता था, कुछ भी आया तो मैं डिक्शनरी में देखता था। 3-4 महीने के बाद आया कि हाँ भाई हो सकता है, पॉसिबल है। देन उसके बाद PU। आज आप कौन सा मुकाम पे, आप क्या कर रहे हैं आज? आज मैं एक इंडिया की टॉप AI कंपनी है, और इंडिया के टॉप मोस्ट 2 AI कंपनी के लिए मैं जॉब कर चुका हूँ, और एक के लिए भी कर रहा हूँ। व्हाट्स योर डेजिग्नेशन नाउ? डेटा एनालिस्ट। शी इज अ डेटा एनालिस्ट। जो मिर्जा खुरान टू डेटा एनालिस्ट। आप ChatGPT यूज करते हैं, जी सर जी। जैसा प्रॉम्प्ट लिखे तो टेक्स्ट आता है, राइट। हमारी मैं जहाँ पे काम करता हूँ, अब एक प्रॉम्प्ट लिखो कि मुझे ऐसा वीडियो बना के दो, तो हमारा जो टूल है 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट करके देता है। क्या? हाँ, जबरदस्त। इंडिया का टॉप मोस्ट AI टूल है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपके। अब मैं 2-3 सवाल जो है खदीर साहब और हमारे इरफान भाई से करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इरफान भाई प्लीज ब्रीफ योरसेल्फ। थोड़ा मैंने आपका इंट्रोडक्शन पूरा नहीं दिया है,
अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, योर क्वालिफिकेशन एंड योर डेजिग्नेशन प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान है। मैं गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी MBBS गुलबर्गा से हुई है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद से हुई है और साइकेट्री में जो है ना मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। फिर साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएट, और अच्छी बात ये थी कि जो मुझे था, जैसा आप लोगों को था कि शुरू से मुझे डॉक्टर के बाद बनना है तो साइकेट्रिस्ट ही बनना है, नहीं तो सिर्फ डॉक्टर रहना है, वो मेरा डेडिकेशन था। उसकी मेजर रीज़न ये थी कि गुलबर्गा की जितनी हिस्ट्री थी उसमें मुस्लिम साइकेट्रिस्ट कहीं पे भी नहीं आए थे। तो मैं गुलबर्गा बल्कि नॉर्थ कर्नाटका का फर्स्ट मुस्लिम साइकेट्रिस्ट हूँ। तो क्योंकि वो मेरा एक एक्सपर्टाइज या मेरी एक सेलेक्टिव फील्ड थी, तो इमीडिएटली मैं KBN मेडिकल कॉलेज से अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया। फिर ESI मेडिकल कॉलेज में भी जो है ना मैंने 3 साल मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसके बाद अब राइट नाउ पिछले 4 सालों से मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफिसर बोल के मैं काम कर रहा हूँ। और इन 4 सालों में मैं करीब 2,500 से ज़्यादा डॉक्टर्स, 2-2,500 से ज़्यादा टीचर्स, 5,000 से ज़्यादा नर्सेस, फार्मासिस्ट को मेंटल हेल्थ और मेंटल इश्यूज़ के बारे में ट्रेन कर चुका हूँ। कई सारे TV प्रोग्राम्स, न्यूज़पेपर चैनल्स और एक सोशल वर्क इन गुलबर्गा और बीदर में भी कई मर्तबा मुझे एज ए एक्सपर्ट बुलाया गया है फॉर डी एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए। और उसी दौरान में मेरी और खदीर साहब की मुलाकात पिछले 10-12 साल पहले वहीं से इंटरेक्शन में भी, तो हमारा सिलसिला एक चल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम राइट नाउ। सर, आपने अब इन लोगों की स्टोरीज का वो पार्ट सुना जहाँ पे दे हैव वेंट थ्रू ट्रॉमेटिक सिचुएशंस एंड मेंटल स्ट्रेस। उसमें एंजाइटीज भी थी, इम्पॉसिबिलिटीज भी थी कि ये होगा या नहीं होगा। ऑल ऑफ देम हैव गॉन थ्रू दैट पार्ट कि जिंदगी में ये होगा कि नहीं होगा। आप भी ऐसे हालात से गुजरे होंगे। मेरी लाइफ सब दिए चैलेंजिंग। जी बिल्कुल जी। जैसा खदीर सर जिक्र कर रहे थे अपने टॉक में, आप लोगों से भी जब हम बात कर रहे थे, एक चीज़ मेरा राइट नाउ मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट करें। मेरी अब एज जैसा 45 ईयर्स है, तो हम जब स्कूल जाना शुरू करें तो उर्दू मीडियम को कम और इंग्लिश मीडियम को प्रेफरेंस जो है ना ज़्यादा होता था। मेरी वालदा, मेरे अपने ख़ानदान में जो है ना पूरे उर्दू मीडियम के टीचर्स मिलेंगे, मेरे भाभियाँ, मेरे बहनें, मेरी वालदा खुद। और ट्रेंड क्या था बोले तो इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ेंगे तो जो है ना सक्सेस ज़्यादा होती है। तो उस वक्त एज ए बच्चा मेरे अंदर भी होता था कि मैं जा तो टाई वाई लगा के शूज़ वगैरह पहन के जा रहे हैं, मगर मुझे अब पढ़ाने के लिए घर में फिर वो माहौल नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सब लोग उर्दू मीडियम के हैं। और मेरे एज के जो मेरे खलेरे मेरे भाई हैं, वो बहुत अच्छे से और आसानी से चीज़ों को समझ रहे थे। मेरे को आज जब एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं नोटिस करता हूँ, मुझे 2 मरतबा लगता था, पहले उसको उर्दू में समझूं फिर इंग्लिश में याद करूं, तो मेरे लिए और डिफ़िकल्टी होती थी उस पीरियड में। अब क्योंकि अब कई सारे पेरेंट्स और फैमिलीज़ इंग्लिश में पढ़ के रेडी हैं, अब वो अपने बच्चों को शायद जो है ना घर पे आसानी से पढ़ा सकेंगे। मैं वो 40 इयर्स बैक का स्ट्रगल पीरियड बोल रहा हूँ। तो वो मुश्किलें जैसा आप एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी वो सेम ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी आई थी यहाँ पे आईसीयू में जब था जी वो इंग्लिश और उर्दू का प्रॉब्लम था, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड उर्दू है, उर्दू और अरबी का। तो मैं तो इस हद तक चला गया था कि एक बार मैं घर गया, तो घर या बाहर गया था, तो मैं सर्च किया कि जो एनसीईआरटीज़ हमें पढ़ाई जाती है वो उर्दू में अवेलेबल है कि नहीं। तो एनसीईआरटी में देखा तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे उर्दू में भी है, वो अवेलेबल है, 11th-12th की भी और नीचे की भी। तो उसके लिए मैं फ़ोन किया, वो जो नंबर दिए रहते हैं हेल्पलाइन नंबर या फिर ऑफिस के नंबर, उस पर मैं फ़ोन किया। वो बोले कि यहाँ पे डिलीवरी नहीं है,
वो मुझे पता चला महाराष्ट्र में मिलती है ये किताब, वहाँ महाराष्ट्र में उर्दू बोर्ड पढ़ाई होती है 11th और 12th की भी। तो मैं यहाँ से महाराष्ट्र गया सर, फिर महाराष्ट्र में गया तो किसी वजह से मुझे मिल नहीं पाई किताबें। तो इस तरह का मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत इस तरह के ये लैंग्वेज बैरियर जो है ना हमारे अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से एजुकेशनल ड्रॉप आउट्स बोल लीजिए या डिक्लाइन बोल लीजिए, ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रोल प्ले होता है। तो जब मैं इनके स्टोरी सुन रहा था तो कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ रहे थे। तो हम बचपन में एक स्टोरी सुने हैं सर, और वही स्टोरी को इमोशनली हमारे सब पे जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या स्टोरी है? आप गौर करके देखे होंगे कि सर्कस में जो हाथी होता है, हाथी बड़ा स्ट्रांग होता है, जानदार, उसको एक छोटे से खूंटे से बांध के रखते हैं और उन कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब हाथी छोटा था उसको क्या करे बोले तो एक बड़े पेड़ से चैन से डाल के बांध के रख दिए थे। उस वक्त कोशिश करा उसको तोड़ने की, पेड़ बड़ा था, हाथी की ताकत छोटी थी। अब उन ये समझा कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। हुआ क्या, उन जब वैसे ही बड़ा हुआ उसके बाद उसको जब वो छोटे खूंटे से भी बांधे तो उसकी साइकोलॉजी ये बन गई कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो हमारे 200-300 साल जो निकले हैं वो यही बोल के निकले हैं कि आप दीनी तालीम कर रहे हैं तो आप दुनियावी तालीम नहीं ले सकते, इसमें आगे नहीं जा सकते। नहीं, वो डिफिकल्ट है, दोनों में मर्ज ही नहीं है। तो जहाँ पे हमारी कम्युनिटी का एक ड्रॉबैक आया है, दूसरी ताकतें भी साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करी हैं हमको दबाने की। और अब आगे आके हम कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे अपने आप को तबाह करने के। हम भी हाथी के जैसा छोटे खूटे को ही बड़ा लिखे। नहीं, वो तो एक ये हो गया कि सामने वाला कोशिश करके हमारे मोटिवेशन को, हमारी ताकत को जो है ना कुचल दिया है। वो कई 100 साल पहले, 200 साल पहले, 250 साल पहले ये काम हो गया है और अभी भी नए नए चीजें चल रहे हैं। ठीक है, ये तो बाहर वाले हमारे साथ करें, आज हम क्या कर रहे हैं जी। तो जैसा साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में जो स्टोरी मैंने बोला है, तो इससे आप सब लोग बाहर आए हैं। तो इट मीन्स इसको जब आप इस बैरियर को तोड़ रहे थे तो आप लोगों ने अपनी अपनी एक जर्नी बताई कि क्या क्या चैलेंजेस जो है ना आपने फेस किए। तो एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं आप लोगों के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसमें आप सक्सेसफुल हुए हैं, मैं आज के इस डिस्कशन में और शाहीन के AICU जो प्रोग्राम है, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, ये एक प्रॉपर एजुकेशनल रिफॉर्म के तहत जो है ना मैं इसको आज विजिट किया, पर्सनली सब चीज़ें देखा। तो ये बहुत बहुत अहम, और एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लग रहा है कि ये एक मेजर की रोल जो है ना हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं या मदरसे में पढ़ रहे हैं या जो स्कूल भी जाते थे, जिनको टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, उसके बीच का एक ब्रिज दिख रहा है और उसका एक सोल्यूशन मैं देख रहा हूँ AICU को। आज खदी सर के साथ जैसा विजिट हुई उसके हर एस्पेक्ट पे देखा तो वो एक कंप्लीट सल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये अब प्रॉब्लम सिर्फ बीदर या कर्नाटक के स्टेट तक जो है ना महदूद नहीं है, ये हमारे पैन इंडिया की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए शायद हबीब साहब को खदीर सर से जो है ना और डिटेल आज इस बारे में बात करना होगा। एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं यही बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि आप सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो है आपका गोल। फिर एक चीज़ कॉमन थी, आपका डिटर्मिनेशन। इंस्पाइट कि आपको कितने चैलेंजेस आप फेस करें, फिर भी आप डिटर्मिन्ड थे। डीमोटिवेट होते थे, एक अच्छा दोस्त आपको मोटिवेट करता था। डीमोटिवेट होते थे, यहाँ के एक अच्छे टीचर, AICU के टीचर, रेगुलर क्लासेस के टीचर्स आपको फिर मोटिवेट करते थे। तो इसमें क्या हुआ, डिटर्मिनेशन,
फोकस और एक डिसिप्लिन लाइफ, जैसा आपने बताया कि बस वो डिसिप्लिन लाइफ में आपको उतरना है और वो ये डिसिप्लिन को आप फॉलो करिए, आप जो है ना सक्सेस हो जाते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन मॉडल बनाने के लिए जितने सालों की मेहनत लगी है खदीर साहब की, मेरा भी एज ए साइकेट्रिस्ट पूरे स्टूडेंट्स को यही मैसेज रहेगा कि आप इस फैक्ट्री में आइए, इस फैक्ट्री के हिसाब से चलते रहिए, आप इंशाल्लाह एंड में जो है ना अपने आप को सक्सेसफुल देखेंगे। एज ए साइकेट्रिस्ट ये मेरी जो है ना सेइंग है। क्यों? बाहर की दुनिया में बच्चों को कई सारे चैलेंजेस फेस करना है। बहुत अच्छा स्कूल है, पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, बच्चों को जो है ना बैड फ्रेंडशिप से दूर रखना है, बच्चों को बुरे माहौल से दूर रखना है। और ये मैं पर्सनली एक दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खदीर साहब के सुपुर्द 1 साल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव आया है। इस साल मेरी बेटी भी जो है ना मेडिसिन क्रैक करी है, नीट क्रैक करी है। मेरी बेटी की एक सेइंग है, क्या है बोले तो, शाहीन स्कूल इस्लामिक डिसिप्लिन का एक मॉडल है। घर आने के बाद आपको तहज्जुद के टाइम पे जो उठना है वो उठना है, फजर की नमाज पढ़ना है, उसके बाद आपको कुरान की तिलावत करना है। फिर जो पढ़ाई का माहौल है, जो हम एजुकेटेड मुस्लिम पेरेंट्स चाहते हुए भी अपने घरों में नहीं दे सक रहे, वो डिसिप्लिन माहौल जो है ना मैं यहाँ पे देखा, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। तो पूरे बच्चों को यही मेरी एडवाइस रहेंगी कि ये एक सक्सेसफुल मॉडल है एजुकेशन का। इस सक्सेसफुल मॉडल को अगर हम अपने अंदर फोकस्ड होके, मोटिवेटेड होके अडेप्ट करेंगे और पैन इंडिया के लिए इसके लिए अगर कुछ सोल्यूशन है और अगर हम ये दे सकेंगे, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ेंगे हम, और इंशाल्लाह जो पहले की हिस्ट्री थी उसको शायद हम फिर रीराइट करेंगे कि एक आलिम भी डॉक्टर बन सकता है, एक हाफिज भी साइंटिस्ट बन सकता है। और जैसा बुनियादी बात, ये सब के साथ साथ एक एज ए साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के भी अंदर मैं देख रहा हूँ, या शाहीन के मेजर स्टूडेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि एटिकेट्स और वेल मैनर्ड हम ह्यूमन बीइंग बनेंगे, जो हम सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद रहेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त सर। सर, आपका जो है ना एक मैसेज या आपकी अंडरस्टैंडिंग, अब हमने आपकी स्टूडेंट से बात की, 5 यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपनी स्ट्रगल्स की कहानी भी सुनाई, माशाल्लाह डॉक्टर इरफान साहब ने भी उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताया है। आप बताइए सर, ये AICU के कॉन्सेप्ट पे इनिशिएट करना, फिर अब उसके जो आपके सामने रिजल्ट्स भी हैं, इसके बाद इसको दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि अभी कई सारे करोड़ों लोग ऐसे भी जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुज़िश्ता करीब 18 साल से ये AICU का तजुर्बा निहायत ही कामयाब रहा। अब सालाना तकरीबन 800-900 ऐसे बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे, हाफिज बच्चे, स्कूल कभी ज़िंदगी में नहीं गए थे, वो आके बेनिफिट ले रहे हैं। और 2.5-3 महीने के अंदर, औसतन तो 2-2.5 महीने में वो सारा जो गैप होता है कवर करके उनकी एज के हिसाब से 9th या 10th में बैठ रहे हैं और सक्सेस हो रहा है। इसको हम पूरे मुल्क भर में फैलाने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह का फजल है। गुज़िश्ता 3 साल पहले, 2.5 साल पहले एक प्रोग्राम बने थे 18 महीने का, 68 मदारिस में AICU के ज़रिए हाफिज़ों को, हम मुल्क भर के फारिग हाफिज जो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हिफ्ज़ हो गया है, उनको वापस मदरसों में एडमिशन करा लिए। मदरसे वालों से रिक्वेस्ट किए कि आप रहने खाने का इंतज़ाम कीजिए, हम टीचर का इंतज़ाम करेंगे अवामी ताउन से। माशाल्लाह 5000 बच्चों का टारगेट था, हमारी ख्वाहिश थी 2000 बच्चों को रखे, और वो 18 महीने में मदरसे के पाको साफ माहौल में वो हाफिज रहे और 10th या 9th से पास कर लिए। वो प्रोजेक्ट माशाल्लाह मुकम्मल हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से 100 मदारिस में, कर्नाटका स्टेट के 100 मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की शमूलियत के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का शायद ये पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें दीनी तालीम, असरी तालीम दोनों को मिक्सअप के लिए प्रमोट किया जा रहा है, इनक्रेज किया जा रहा है। उसका कॉन्ट्रैक्ट है 100 मदारसों में, ये हम शुरू कर चुके हैं।
10 महीने से ये चल रहा है, ये सक्सेसफुल हो जाए तो इंशाल्लाह पूरे इंडिया भर के मदारिस के लिए एक मॉडल बनेगा। अब हम सिर्फ हाफिज़ों को नहीं, बल्कि गैर हाफिज़ों को भी, ड्रॉप आउट बच्चों को, कभी स्कूल नहीं गए या सब्जेक्ट की कमज़ोरी की वजह से स्कूल छोड़ दिए हैं, अक्सरियत इसकी होती है। ये बात ज़हन में रखिए। ये लोग बोलते हैं कि नहीं गुर्बत की वजह से होता है, मैं इस बात का इनकार 30 साल से करता हूँ कि गुर्बत की वजह से भी ड्रॉप आउट होते हैं, वो 10-20% होता है। लेकिन सब्जेक्ट के समझ में नहीं आने की वजह से बच्चा कमज़ोरी के साथ 10th तक चले जाता है और वो मायूस होकर जो है बाहर उसको रिलैक्सेशन मिलता है, क्लास में टेंशन आता है, स्ट्रेस होता है, तो रिलैक्सेशन की तरफ होते होते ड्रॉप आउट होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारा ये AICU का जो कॉन्सेप्ट है, माशाल्लाह इसको हम फैलाना चाहते हैं। मुल्क भर से लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मुल्क भर की मदरसे के ज़िम्मेदार, स्कूल के ज़िम्मेदार आएँ, बीदर देखें, इस सिस्टम को देखें, हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें। हम यहाँ से टीचर्स को भेजकर भी AICU एस्टैब्लिश करने में मदद कर रहे हैं। अब मस्जिदों में AICU का भी कल्चर चालू हो गया है। मस्जिद में, बड़ी मस्जिद है और कुछ हिस्सा खाली है। हैदराबाद में एक मस्जिद फातिमा में माशाल्लाह हम हाफिज़ और गैर हाफिज़ दोनों को लेकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आप हज़रात नाज़रीन अगर ऐसे बच्चों को जानते हैं जो ड्रॉप आउट हो गए हैं या हाफिज़ हैं, 12-13 साल के ऊपर उम्र है, 20 साल तक की उम्र है, तो उनको भेजिए, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और उनके लिए 100% स्कॉलरशिप के साथ भी है। अब यूपी, बिहार वगैरह में इस तहरीक से यह जो है माशाल्लाह मोटिवेट होकर 50-60 मदारिस में ये प्रोग्राम चल रहा है और कामयाबी के साथ चल रहा है। एक ट्रेंड बन गया है। अब गैर हाफिज़ों को ड्रॉप आउट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा मंसूबा है और एक प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम का नाम रखे हैं दीनियात प्लस। बड़ा मदरसा है और कुछ जगह खाली है वहाँ पे, तो इलाके के ड्रॉप आउट बच्चों को जो भटक रहे हैं और ना तो दीनी तालीम से वाकिफ़ हैं, ना तो असली तालीम से वाकिफ़ हैं, स्कूल भी नहीं गए या मदरसा भी नहीं गए या स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए या मदरसे से ड्रॉप आउट हो गए, उनको लाएँ, रखें, मदरसे में एक छोटा-सा शोबा बना दें, डिपार्टमेंट बना दें, उसका नाम है दीनियात प्लस। वहाँ पे हिफ्ज़ मत कराइए, वहाँ पे आलिम मत बनाइए, उनको ज़रूरी दीनी तालीम के साथ-साथ उनको एक डिसिप्लिन दें, एक कल्चर, एक तहज़ीब दें, दीनी तरबियत करें उनको और साथ में एनआर्स के ज़रिए 10th पास कराएँ। ये अगर हो जाए, हर बड़े मदरसे में एक छोटा-सा शोबा इसका शुरू हो जाए, ये फ़र्ज़ आइन है। ज़रूरी दीनी तालीम का हासिल करना हर एक के लिए फ़र्ज़ आइन है और इसके लिए एक तहरीक चले, मदारिस में एक शोबा शुरू हो जाए, ये हो जाए तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के अज़ीज़ का एक बच्चा भी जो है ड्रॉप आउट नहीं रहेगा, ये कीमती बन जाएँगे। इसके सारे तफ़सीलात madrasa+.org पर और shaheen.group.org पर हासिल कर सकते हैं। हम इसके लिए हमारे टीचर्स को भेजते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। मदरसों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैथ्स के, इंग्लिश के, उनको हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। AICU के टीचर्स हम सालाना 200-250 टीचर्स को इंडिया भर के लाकर यहाँ रखकर ट्रेनिंग देते हैं। इसके सारे तफ़सीलात आपको मिलेंगे। हम आगे बढ़कर इसके लिए कोशिश करने के लिए तैयार हैं। जी भी। जैसा आपने एक पर्सनल सवाल पूछा था कि आपको कुछ चैलेंजेस या आपके लाइफ में क्या जो है ना प्रॉब्लम्स आए थे जी। तो आज के इस प्रोग्राम के थ्रू मैं वही बोलूँगा कि कोई बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है और उसको रेगुलर एकेडमिक एक्टिविटी होना है तो भी चैलेंजेस हैं, रेगुलर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, मदरसे में नहीं पढ़ रहा है तो भी उसको चैलेंजेस हैं। तो जो भी बच्चे स्टडी पीरियड में हैं, ये ना समझें कि सब चीज़ केक वॉक से ही मिलेगी। चैलेंजेस आपको एजुकेशन में भी हैं, चैलेंजेस आपको जॉब में भी हैं, चैलेंजेस आपको आगे जब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होंगी तो उसमें भी हैं। तो हमारे लिए चैलेंजेस को फेस करना है, चैलेंजेस को ओवरकम करना है, तभी जाके एक सक्सेसफुल लाइफ जो है ना हमारी आ सकती है। तो तमाम हमारे इंडिया भर के या वर्ल्ड लेवल के जो भी ऑडियंस हैं, सिर्फ ये बात को एक्सेप्ट कर लो कि चैलेंज फ्री केक वॉक लाइफ जो रील में बताई जाती है वैसी ज़िंदगी नहीं होती है। रियल लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना है, ओवरकम करेंगे
तभी जाके एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, जिसकी मिसाल हमारे सामने ये 3 महीने का इंटेंसिव कोचिंग, 4 महीने की, 2.5 महीने की इंटेंसिव कोचिंग का रिजल्ट ये है। तो जब आप डिटरमिन्ड होंगे, फोकस होंगे, तो आप अपनी जगह पे इंशाल्लाह आप लोग भी सक्सेसफुल होंगे। तो नाजरीन, ये आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी तफसीलात मिलेंगी। ख़ास तौर पे मैं लास्ट में जो है ये बात आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा कि देखिए, जैसे कि आपने इन स्टूडेंट्स से सुना कि इनके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस ये थे कि ज़िंदगी तब्दील करने के लिए अपने कंफर्ट जोन, अपने घरों को छोड़ना था, वो इन्होंने कर लिया। पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी कि बच्चों को सपोर्ट करे, पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट किया। दोस्त थे तो दोस्तों ने पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया एक दूसरे को, जहाँ कोई कमज़ोर हो जाता तो वो भी इनको मिल गया। इसी तरीके से अगर सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वो जो एंजाइटी डेवलप हो रही है, जिससे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो के लोग तालीम से ही दूर हो रहे हैं, वो बच जाएगा। काफ़ी बच्चे स्कूल्स तो जा रहे हैं, पर देखिए आप ड्रॉप आउट्स का रेशो क्या है और फेल होने वाले बच्चों का रेशो क्या है। इसका मतलब ये है कि 10 साल तक, 10th तक जो बच्चे जा रहे हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद पता चल रहा है कि कितने बच्चे साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे थे। फिर आगे की ज़िंदगी उनकी इस बात को डर कर ख़राब कर दी जाती है कि यार एज बड़ी हो गई है, लिहाजा अब एज फैक्टर के ऊपर फैसले लिए जाते हैं। 5 साल इन्होंने अपने लगाए, उससे पहले 3 महीने ज़िंदगी तब्दील करने वाले, वो 3 महीने इन्होंने AICU में लगाए। शाहीन वालों ने वैसा माहौल दिया, डिसिप्लिन वाला माहौल दिया। 40 दिन अगर बंदा एक किसी आदत पर अमल कर ले तो उसमें बेहतरीन हो जाता है। तो यहाँ 3 महीने जो है इनको डिसिप्लिन में रखा गया। AICU में टीचर्स ने खास तवज्जो दी। 6 बच्चे, 1 टीचर सुबह से शाम तक। उस फोकस के बाद ये तब्दीली है कि आपके सामने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है अब जॉब कर रहे हैं। देखिए, आपके बच्चों की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, ऐसे इंस्टीट्यूशन का इंतखाब करिए जहाँ पे आपके बच्चे को दीन की तालीम के साथ दुनिया में बेहतर ले जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़, ऐसे ही जगह आपको अच्छे बच्चे भी मिलेंगे जो उनको मोटिवेट करने वाले हैं। और तीसरी चीज़, जहाँ पे आपके बच्चे को भरपूर तवज्जो दी जा रही है। अगर आप ये कर लेंगे, चंद 3 महीने की जो है वक्त पर बच्चे की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। इन लोगों के डर को आपने सुना, जहाँ पर ये लोग अपनी जहनी तकलीफ से गुजरे वो भी आपने देखा। अब एक बात उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी जगह बैठकर हम ये कह रहे हैं कि यार हमारी कौम का क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, हमारी कौम का बहुत अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुफाज और उलमा जो है आपके सामने डॉक्टर्स और इंजीनियर बन के बैठे हैं। तो पॉजिटिव देखिए, अल्लाह बंदे के गुमान के साथ है। अगर हम सब अच्छा गुमान पालेंगे तो मदरसों में जो बच्चे इतनी अजीम किताब को हिफ्ज कर रहे हैं, वो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो हम में से हर कोई बाशऊर आदमी ये करे कि अपने अतराफ के जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाए और कोशिश करे और शाहीन को कांटेक्ट करे। जो भी ऐसे दोस्तों का ग्रुप है, जो भी ऐसे IT प्रोफेशनल्स का ग्रुप है जो कुछ सोशल चेंज लाने की कोशिश करना चाहते हैं, वो लोग कांटेक्ट करके जो बना बनाया सिस्टम है उससे फैसिलिटी हासिल करें और फिर ये बात दूसरों तक भी पहुंचाए। आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।